हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीआईबी के इलेक्टिव सब्जेक्ट एचआरएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस सेशन के अंदर हम लोग एचआरएम के मॉड्यूल बी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू असेस एंड मैनेज देयर करंट एंड फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स। Which of the following is not a step involved in the HRP system? देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने करंट एज वेल एज फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स को असेस कर पाती है और मैनेज कर पाती है। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि एचआरपी सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है? पहला, एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड बिजनेस ग्रोथ, फोरकास्टिंग फ्यूचर वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट, डेवलपिंग अ रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी, या फिर कंडक्टिंग एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यूज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कंडक्टिंग एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू ये हमारे एचआरपी सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एचआरपी सिस्टम के अंदर। ठीक है, पहला देखो, एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड बिजनेस ग्रोथ। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स हैं, बिजनेस ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है उनका हमें एनालिसिस करना है ताकि उसके बेसिस पे हम जान पाए कि फ्यूचर में हमें कितनी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो रहने वाली है। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है फोरकास्टिंग फ्यूचर वर्कफोर्स एंड रिक्वायरमेंट। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें फोरकास्टिंग करनी कि हमें फ्यूचर में कितनी वर्कफोर्स यानी कि मैन पावर की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, फिर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें एक रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी भी यहाँ पे जो है वो डेवलप करनी है ताकि हम राइट कैंडिडेट को राइट पोजीशन के लिए जो है वो चूज कर पाए, सिलेक्ट जो है वो कर पाए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एचआरपी सिस्टम के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Dash refers to the process of estimating the future workforce needs of an organization. It involves analyzing various factors to predict the quantity, quality of employees required to meet the organization objectives and demands. ठीक है, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कितनी वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है उसका हम एस्टिमेट लगाते हैं। इसके अंदर हम कई सारे फैक्टर्स को यूज करते हैं ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाए कि हमें यहाँ पर कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है और उन एम्प्लॉयज के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस और क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए ताकि हम आसानी से ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल कर पाए। ऑप्शन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ऑप्शन बी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ऑप्शन सी मैन पावर डिमांड फोरकास्टिंग, या फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर? इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, मैन पावर डिमांड फोरकास्टिंग इज द करेक्ट आंसर। जैसे मान के चलिए एक यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है, इस समय वहां पर 100 एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहे हैं। तो एक्सवाइजेड कंपनी ने प्लान बनाया है कि फ्यूचर में जाकर वो अपनी एक सब्सिडरी जो है वो ओपन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस कंपनी ने एस्टिमेट लगाया कि इस सब्सिडरी को चलाने के लिए कितने लोगों की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि सब्सिडरी के कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया कि 50 और एम्प्लॉयज की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू इस कंपनी ने अपने फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स का एस्टिमेट लगाया वो आपका मैन पावर डिमांड फोरकास्टिंग जो है वो कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर हम कई सारे फैक्टर्स जो है वो कंसीडर करते हैं जिनके बारे में हम आगे जो है क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। An internal factor influencing manpower demand for forecasting refer to any element within the organization that affect its need for employees. Which of these is not an internal factor influencing manpower demand forecasting? जैसे मैंने आपको बताया कि मैन पावर फोरकास्टिंग के अंदर आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हो ताकि आप एस्टिमेट लगा सको कि फ्यूचर में हमें कितने वर्कफोर्स की जो है वो जरूरत रहने वाली है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं इंटरनल फैक्टर और एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होते हैं और वो मैन पावर डिमांड फोरकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा इंटरनल फैक्टर
नहीं है। पहला है बिजनेस प्रोजेक्शन, पहला है हमारे यहाँ पर बिजनेस प्रोजेक्शन। ठीक है, बिजनेस प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि हम क्या एंटिसिपेट करें कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ प्लान्स है वो क्या है, हमारी एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज क्या है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर है। अगर आपका प्लान है कि आपको फ्यूचर में जाकर अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज्यादा मैन फोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो रहने वाली है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट जो है वो रहने वाली है। तो बिजनेस प्रोजेक्शन एक इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर होता है जो कि मैन पावर डिमांड फोरकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, बजट कंस्ट्रेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर होता है। आपका बजट कितना है, देखो अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप ज्यादा मैन पावर को हायर कर सकते हो, अगर आपका बजट कम है तो आप कम मैन पावर को ही यहाँ पर हायर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट का मतलब क्या होता है कि वो रेट जिसके ऊपर एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। देखो अगर किसी कंपनी का एट्रिशन रेट ज्यादा है, जैसे मान के चलिए एक्सवाइजेड कंपनी है, वहां पर 20% जो एम्प्लॉयज है हर साल कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी को ज्यादा हायरिंग करने की जो है वो जरूरत पड़ेगी ताकि ये जो खाली पोजीशंस है उनको ये जो है फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पर ज्यादा जो है वो मैन पावर की रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ेगी। तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के चेंजेस। तो देखो अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो ये आपका एक एक्सटर्नल फैक्टर, ये कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, ये तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो आ जाता है। तो ये आपका इंटरनल फैक्टर जो है वो नहीं होते। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका इंटरनल फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मैन पावर डिमांड फोरकास्टिंग। तो मैंने आपको बताया कि एक होता है इंटरनल फैक्टर और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जो कि कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है, वो कंपनी से बाहर होते हैं और उनका कंपनी के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे उनकी जो मैन पावर डिमांड फोरकास्टिंग है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है, पहला देखो क्या है, कंपिटिटिव एनवायरमेंट। बिल्कुल ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। कंपिटिटिव एनवायरमेंट का मतलब है कि हमारे जो कंपटीटर है वो यहाँ पर कितनी हायरिंग जो है वो कर रहे हैं, वो कितनी सैलरीज वगैरह पे कर रहे हैं। देखो अगर कंपटीटर हमारे जो है वो अग्रेसिवली हायरिंग जो है वो कर रहे हैं, वो ज्यादा सैलरीज पे कर रहे हैं, तो अगर आपको इंप्लॉयज चाहिए तो आपको और ज्यादा सैलरी जो है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है जॉब मार्केट सिनेरियो। जॉब मार्केट सिनेरियो कैसा है, मतलब कि जो इंप्लॉयज आपको चाहिए, यानी कि इंप्लॉयज के अंदर जो स्किल्ड आपको चाहिए, ठीक है, अगर वो स्किल्ड कैंडिडेट्स की कमी है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर आपको कम इंप्लॉयज मिलेंगे। ठीक है, और अगर स्किल्ड एम्प्लॉयज की अवेलेबिलिटी है, ज्यादा है, तो आपको आसानी से एम्प्लॉयज जो है वो मिल जाएंगे। तो ये भी एक यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर होता है। उसके बाद इकोनॉमिक क्लाइमेट। इकोनॉमिक क्लाइमेट कैसा है, जैसे अगर मान के चलिए रिसेशन चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर जो गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड होती है वो काफी कम होती है, जिसकी वजह से कंपनीज को ज्यादा इंप्लॉयज की जरूरत नहीं होती है। कुछ केसेस में तो कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज को भी हटाना पड़ता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक क्लाइमेट भी आपका एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर होती है, जैसे अगर मान के चलिए टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, ऑटोमेशन जैसे एग्जांपल लेकर चलिए, ऑटोमेशन, तो अगर ऑटोमेशन हो गया है तो इससे दो चीजें होंगी। एक तो क्या होगा कि जो हमारे जो मैनुअल काम करने वाले एम्प्लॉयज थे उनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस काम को हमने ऑटोमेटिक कर दिया है। और साथ ही साथ आपको ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत है जिसको टेक्नोलॉजी की पूरी यहाँ पर नॉलेज हो। तो ये सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि मैन पावर डिमांड फोरकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यहाँ पर मेथड नहीं है, सॉरी नॉट नहीं, कौन सा यहाँ पर मेथड है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर मेथड है मैन पावर फोरकास्टिंग करने का। पहला देखो क्या है, क्विक मैनेजमेंट जजमेंट, पास्ट रेशियो एनालिसिस, वर्क स्टडी टेक्निक्स और डेल्फी टेक्निक्स। तो क्या लग रहा है आपको, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर मेथड होता है जो कि कंपनीज यूज करती है मैन पावर फोरकास्टिंग करने के लिए। क्विक मैनेजमेंट जजमेंट, पास्ट रेशियो एनालिसिस, वर्क स्टडी टेक्निक्स और डेल्फी टेक्निक्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एनीबॉडी, एनी गेसेस। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर करिए ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस हो वो यहाँ पर बूस्ट हो, आपको पता लग सके कि आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर कितनी है। तो फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जिनका यूज किया जाता है मैन पावर फोरकास्टिंग के लिए। पहले देखो क्विक मैनेजमेंट जजमेंट, इसके अंदर हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो यहाँ पर मैन पावर की फोरकास्टिंग जो है वो करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए कि एक यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसका एक मैनेजर है। तो देखो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसे पता है
कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कितना काम होता है, ठीक है, और कितना वर्कलोड होता है और उसके हिसाब से कितने एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, जिससे ये आसानी से बता सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए उन्हें कितने एम्प्लॉयज की जो है वो जरूरत पड़ने वाले। तो क्योंकि मैनेजमेंट जजमेंट के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, वो यहाँ पर फोरकास्टिंग करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। उसके बाद पास्ट रेशियो से इसके अंदर ना हम पास्ट डाटा का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए, पहले अगर यहाँ पर हमारी जो कंपनी थी वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी, तो हमें 100 वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी, ठीक है, ये पास डाटा है। अब क्या हो गया कि हमें हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो गया है और हमें हमें 20,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। तो आपने पास्ट डाटा को एनालाइज किया, उसके बेसिस पे एस्टिमेट लगाया कि आपको अब 200 वर्कर्स की यहाँ पर जो है वो जरूरत पड़ने वाली। तो ये जो मेथड है वो आपका पास्ट रेशियो एनालिसिस होता है। उसके बाद वर्क स्टडी टेक्निक, इसके अंदर आप ना पास्ट डाटा को स्टडी नहीं करते, बस आप वर्क जो परफॉर्म किया जा रहा है उसको स्टडी करते हो। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए, एक वर्कर है, ठीक है, एक वर्कर है, वो अपना काम कर रहा है, मान लो मशीन ऑपरेटर है, और मशीन के ऊपर वो हर रोज 100 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसके काम को स्टडी किया और देखा कि एक एम्प्लॉय को 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक दिन की जरूरत जो है वो पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपको एक दिन में 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो आपको कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो पड़ने वाली है आपको 5 वर्कर की। तो ये जो टेक्निक है वो आपकी वर्क स्टडी टेक्निक होती है। एक होता है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक के अंदर क्या होता है, तो मल्टीपल एक्सपर्ट साथ में बैठते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, और वो जो है यहाँ पर एस्टिमेट लगाते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने वर्कफोर्स की जरूरत जो है वो पड़ने वाली है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, हमारे यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, और हमारे यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसके जो मैनेजर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो साथ में मिलकर बैठे और इन्होंने टोटल एस्टिमेट लगाया कि हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने नए एम्प्लॉयज की जरूरत जो है वो रहेगी। तो ये आपका डेल्फी टेक्निक जो है वो कहलाता है। कौन सी टेक्निक कहलाता है, ये आपका डेल्फी टेक्निक जो है वो कहलाता है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिस्टमैटिक वे में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और एक पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इसे रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एचआरएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है। अगर हमारे कोर्स की खासियत की बात करूं तो सारा का सारा जो सिलेबस होता है वो हम बहुत ही कम टाइम में कवर करवा देते हैं, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में अपनी एचआरएम की प्रिपरेशन जो है वो कर पाते हो। और सिलेबस सारा का सारा अपडेटेड होता है, जो भी चेंजेस होते हैं वो हम करके आपको देते हैं, ताकि आपको कहीं पे भी कोई चीज सर्च ना करनी पड़े, ठीक है। तो हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है। तो फटाफट से बिना किसी देर के हमारे कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने सोच ही रहे हमारे कोर्स में एनरोल करने के लिए, तो हमारा जो कोर्स है वो इसलिए एक्सेसिबल है। आपको हमारे जो ऐप है वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करें लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे। और अगर आप कॉम्बो कोर्स को ज्वाइन करते हो और मेरे नाम का कूपन कोड यूज करते हो KUNDAN, तो आपको लगभग 5% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पर अपडेट होता है, कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन होती है तो हम इसमें डालते रहते हैं। तो इसको जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप भी हमें यहाँ पर मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई, अट्रैक्ट एंड एनकरेज इंडिविजुअल टू अप्लाई फॉर जॉब वैकेंसीज इन द कंपनी, व्हिच ऑफ दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो पहले रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है उसका वो समझ लो। रिक्रूटमेंट बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, देखो जब एक कंपनी एस्टिमेट कर लेती है कि उसे कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो अब कंपनी क्या करती है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जो कि उनकी जॉब वैकेंसीज के लिए सूटेबल है, उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देती है, ठीक है। और जब वो उसे आइडेंटिफाई कर लेती है तब उसे अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारी कंपनी के अंदर जो है वो आ जाए। कैसे, तो जो जॉब पोस्टिंग है उसके थ्रू, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, डायरेक्टली कनेक्ट करके, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है, ताकि वो कंपनी के अंदर आए और उनके लिए जो है वो काम करें। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कंपनी पोटेंशियल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते, अट्रैक्ट करते और एनकरेज करते हैं कि वो कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, उस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट जो है वो कहते हैं। अब इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि रिक्रूटमेंट का कंपोनेंट होता है, पहले देखो आइडेंटिफाई द नीड, ठीक है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपको कितने एम्प्लॉयज की यहाँ पे जो है वो जरूरत है, यानी कि किस काम के लिए आपको एम्प्लॉयज की जरूरत है। जैसे मान के चलिए एक एक्सपेक्टेड कंपनी, उसने फाइंड आउट किया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हमें 10 वर्कर्स की यहाँ पर जरूरत है जो कि मशीन को ऑपरेट करेंगे, मशीन ऑपरेटर्स की हमें यहाँ पर जरूरत। तो पहले आपने आइडेंटिफाई करना कि आपको किस काम के लिए एम्प्लॉय जो है वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई जॉब रिक्वायर्ड, उसके बाद आप ये देखते हो कि ये जो काम है यानी कि जो मशीन ऑपरेटर की जो जॉब है उसको करने के लिए जो कैंडिडेट है उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। वो चीज यहाँ पे डिटरमाइन करना ताकि उसके हिसाब से हम कैंडिडेट को हायर कर पाओ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद अट्रैक्टिंग कैंडिडेट, तो अब हम कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं जैसे कि जॉब पोस्टिंग के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, एम्प्लॉयर रेफरल के थ्रू, रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू, ताकि वो कंपनी के अंदर आकर जॉब्स को जो है वो ज्वाइन कर सके। तो ये सारे के सारे हमारे कंपोनेंट होते हैं रिक्रूटमेंट के। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे हमारे कंपोनेंट होते हैं रिक्रूटमेंट के। क्लियर है आपको यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अब हम एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है रिक्रूटमेंट के साथ। रिक्रूटमेंट का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, एक ऐसे प्रोसेस जिसके थ्रू एक कंपनी जो है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करती है, अट्रैक्ट करती है, एनकरेज करती है कि वो कंपनी को ज्वाइन कर दे, कंपनी के एम्प्लॉय बन जाए, ठीक है। तो केस स्टडी को पहले ध्यान से देखिए। एक्सपेक्टेड कंपनी लीडिंग फर्म इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री इज सीकिंग अ फिल अ सीनियर मैनेजर पोजीशन। तो एक एक्सपेक्टेड कंपनी जो कि फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, उसे एक सीनियर मैनेजर की पोजीशन के लिए कैंडिडेट जो है वो चाहिए। दिस रोल रिक्वायर्स एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स एंड द एबिलिटी टू ड्राइव स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो इस रोल की खासियत क्या है कि इसके अंदर हम जो भी कैंडिडेट को हायर करेंगे तो उसके अंदर कुछ यहाँ पर क्वालिटीज का होना जरूरी है, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए कि वो नई नई स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जो है वो ले सके। अब एक आइडियल कैंडिडेट को फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सपेक्टेड कंपनी उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी को अपनाया जिसके अंदर वो इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और ई रिक्रूटमेंट मेथड्स का यूज करके कैंडिडेट्स को रिक्रूट करिए इस पोजीशन को फिलअप करने के लिए, ठीक है। अब इस केस स्टडी के बेस पर आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द एचआरएम टीम रिव्यूज करंट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर द सीनियर मैनेजर रोल, दिस रिप्रेजेंट व्हिच मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो एचआर टीम यहाँ पर क्या कर रही है, जो करंट एम्प्लॉयज है ना उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रही है ताकि वो जान पाए कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि सीनियर मैनेजर का जो रोल है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि जो कंपनी है वो अपने इंटरनल एम्प्लॉयज से ही इस पोजीशन को फिल जो है वो कर सके। तो ये किस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट को रिप्रेजेंट करती है? इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट या फिर ई रिक्रूटमेंट? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दे इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, इंटरनल रिक्रूटमेंट इज द करेक्ट आंसर। देखो इंटरनल रिक्रूटमेंट है क्या कि इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर जो कंपनी होती है वो अपने खुद के एम्प्लॉयज को ही प्रमोट करके, ट्रांसफर करके, ठीक है, जो जॉब वैकेंसीज होती है उनको फिल करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में एक जूनियर मैनेजर था उसको प्रमोट करके सीनियर मैनेजर बना दिया, तो हमने सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट थी उसको एक अपने खुद के एम्प्लॉय से जो है वो फिल कर दिया, तो वो आपका इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है। एक होता है आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर हम बेसिकली बाहर से जो है वो कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। जैसे मान के चलिए हमें सीनियर मैनेजर चाहिए था, तो हमने क्या किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया और उनका इंटरव्यू किया और फाइनली एक नए एम्प्लॉय को जो है यहाँ पर चूज कर लिया जो कि सीनियर मैनेजर का काम जो है वो कर सकता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। और ई रिक्रूटमेंट क्या होता है? ई रिक्रूटमेंट के अंदर आप लोग सारा का सारा रिक्रूटमेंट का जो काम है, जैसे कि कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना, अट्रैक्ट करना, एनकरेज करना, वो सारा काम आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सॉफ्टवेयर का यूज करके जो है वो करते हो। तो ये आपका ई रिक्रूटमेंट जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है इंटरनल रिक्रूटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एचआर टीम कोलैबोरेट्स विद अ रिक्रूटमेंट एजेंसी स्पेशलाइजिंग इन फाइनेंशियल सर्विस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैंडिडेट। Additionally, the company advertise the job opening on the major job boards, industry specific website and attend job fair। देखो एक ऐसा रिक्रूटमेंट का मेथड जिसके अंदर जो एचआरएम टीम है उसने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को जो है हायर किया है जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर स्पेशलाइज है, ताकि वो पोटेंशियल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई जो है वो कर सके। साथ के साथ कंपनी ने जो है एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर की है कि अंदर जॉब बोर्ड्स को भी अटेंड कर रही है, ठीक है, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेबसाइट पे भी जॉब पोस्टिंग जो है वो कर रही है और
जॉब फेयर्स को भी अटेंड कर रही है, तो ये कौन सी यहाँ पर रिक्रूटमेंट मेथड होगी? इंटरनल रिक्रूटमेंट मेथड, या फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, या फिर ई रिक्रूटमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द जॉब ओपनिंग इज पोस्टेड ऑन द कंपनीज कॉर्पोरेट वेबसाइट एंड पॉपुलर जॉब पोर्टल्स लाइक लिंक्डइन एंड इंडीड। The HR team uses the applicant tracking system to manage the large volume of application received online. This is an example of, देखो क्या हुआ कि जो कंपनी है उसने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट के ऊपर जो है मतलब कि कंपनी की जो कॉर्पोरेट वेबसाइट है और पॉपुलर जॉब पोर्टल जैसे कि लिंक्डइन, इंडीड, उनके ऊपर जो है जॉब ओपनिंग को पोस्ट किया कि हमें कैंडिडेट की जरूरत है। और जो एचआरएम टीम है वो एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का यूज करिए ताकि वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है ऑनलाइन उनको मैनेज कर सके। तो ये किसकी एग्जांपल है? ये इंटरनल रिक्रूटमेंट की एग्जांपल है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की एग्जांपल है, ई रिक्रूटमेंट की एग्जांपल है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ई रिक्रूटमेंट इज अ करेक्ट। देखो यहाँ पर सारा का सारा जो रिक्रूटमेंट का फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आप कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, और उसकी जो एप्लीकेशन है उसको भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही प्रोसेस कर रहे हो। तो ये आपका ई रिक्रूटमेंट जो है वो कहला रहा है। तो ऑप्शन सी, ई रिक्रूटमेंट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी जो कि रिलेटेड थी रिक्रूटमेंट के साथ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप इंडिविजुअल आउट ऑफ पूल ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स विद requisite qualifications and competence to fill jobs in the organization. Essentials of good selection practice include, देखो सिलेक्शन क्या होता है? रिक्रूटमेंट के बाद आप सिलेक्शन करते हो। ठीक है, देखो जब आपने रिक्रूटमेंट की तो आपने मल्टीपल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया कंपनी में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है वो अप्लाई किया। आप देखो इन कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि वीक होंगे या फिर उनके पास वो स्किल्स नहीं होंगी कि वो इस काम को सही तरीके से कर सको। ठीक है, तो सिलेक्शन के अंदर हम बेसिकली ये जो आपके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस आई होती हैं इसमें से बेस्ट जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है वो चूज करते हैं और उनको फाइनली जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे 10 एप्लीकेशन थी, उसमें से जो एक बंदा था वो सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है उसको भरने के लिए बिल्कुल ठीक था, उसके पास एडुकेट स्किल्स थी, क्वालिफिकेशन थी, तो आपने ये 10 में से एक कैंडिडेट को यहाँ पर चूज कर लिया। तो ये जो सिलेक्शन आपने की है यही आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो कहलाता है। तो एक गुड सिलेक्शन करने के लिए कुछ यहाँ पर प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। वो प्रैक्टिसेस कौन सी है? पहले देखो, कंडक्टिंग अ थ्रू एनालिसिस ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग टास्क, रिस्पांसिबिलिटी, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन नीडेड। तो ये तो जरूर करना है। देखो अगर आपको सिलेक्शन करनी है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैंडिडेट के अंदर क्या क्या स्किल्स और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसके हिसाब से ही आप कैंडिडेट को चूज करते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप पहले जॉब एनालिसिस कर लीजिए कि एक जॉब है क्या, उसमें कौन कौन से टास्क होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या स्किल्स होंगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी, ताकि उसके हिसाब से आप कैंडिडेट को चूज कर पाओ। ठीक है, उसके बाद एक क्लियर स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाना है जिसका यूज करके आप फाइंड आउट कर सको कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो सुटेबल है। जैसे आपने एक क्राइटेरिया बना दिया कि जो सीनियर मैनेजर है उसको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, ये एक आपने क्राइटेरिया बना दिया। अब जो एप्लीकेंट इसको फुलफिल करेगा उसे आप चूज करोगे, अदरवाइज इसको चूज नहीं करोगे। ठीक है, तो स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, कल्चरल फिट के अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाओगे जिसकी हेल्प से आप कैंडिडेट को इवैल्यूएट करोगे कि वो सुटेबल कैंडिडेट है या फिर नहीं है। उसके बाद ना आप यहाँ पर कई सारे मेथड्स का यूज करोगे ताकि जो एप्लीकेशंस हैं, जो रिज्यूमेस हैं, उनकी आप स्क्रीनिंग जो है वो कर सके और उन कैंडिडेट्स को फाइंड आउट कर सको जो कि यहाँ पर एस्टैब्लिश क्राइटेरिया को फुलफिल जो है वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजिंग असेसमेंट मेथड डाटा वैलिड। तो अब हमें क्या करना है, जो कैंडिडेट्स हमने सिलेक्ट किए ना, अब हमें उनकी असेसमेंट करने की एक्चुअली में क्या वो हमारी जॉब के लिए सुटेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, होता है ना कि कोई पर्सन ग्रेजुएट तो है पर उसके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है काम करने की। ठीक है, तो वो चीज हमें यहाँ पर असेस जो है वो करनी होती है। तो ये सारे इसेंशियल प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं कंपनीज को अगर वो गुड सिलेक्शन जो है वो करना चाहती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि कैंडिडेट को कैसे जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है, सबसे पहले देखो यहाँ पर स्क्रीनिंग और प्रीलिमिनरी इंटरव्यू जो है वो लिया जाता है। इसके अंदर देखो जितने भी एप्लीकेशंस आए होते हैं उनकी या तो स्क्रीनिंग कर दी जाती है या फिर
प्रीलिमिनरी छोटा मोटा इंटरव्यू लिया जाता है ताकि हम ऐसे कैंडिडेट्स जो कि हमारी जॉब के लिए फिट नहीं है या फिर लेस क्वालिफाइड है वीकर कैंडिडेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट जो है वो कर सके। उसके बाद जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका हम सिलेक्शन उनको टेस्ट करने के लिए कई सारे सिलेक्शन टेस्ट जो है वो लेते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, एबिलिटी टेस्ट हो गया, ताकि हम जान पाए कि जो काम हम इंडिविजुअल को देंगे वो उस काम को सही तरीके से कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब कोई कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट को भी पास कर लेता है तो हम पर्सनल इंटरव्यू करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर? पर्सनल इंटरव्यू जो है वो करते हैं। अब इसके अंदर एक पर्सन जो है वो सामने बैठकर इंटरव्यू ले सकता है या फिर वीडियो के थ्रू जो है वो इंटरव्यू ले सकता है, ठीक है। और जैसे ही पर्सनल इंटरव्यू ले लिया जाता है उसके बाद रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है ताकि जाना जा सके कि जो पर्सन ने यहाँ पर इंटरव्यू में बोला है, जो डॉक्यूमेंट उसने सबमिट करवाए हैं वो एक्यूरेट और रिलायबल है या फिर नहीं है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उसे फाइनली यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो कर लिया जाता है और जॉब ऑफर लेटर जो है वो दे दिया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद देखो विच ऑफ दिस एडवांटेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते तो आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। पहले देखो इंटरनल रिक्रूटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स लोअर कॉस्ट कंपेयर टू एक्सटर्नल हायरिंग, तो ये तो होता ही है। देखो आप जब इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हो तो आपको ज्यादा एडवर्टाइजिंग जो है वो नहीं करनी पड़ती, ना ही किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर करना पड़ता है, जिससे आपकी जो कॉस्ट होती है रिक्रूटमेंट की वो काफी ज्यादा यहाँ पर कम होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है। साथ के साथ जो इंटरनल कैंडिडेट्स होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, वैल्यूज, ठीक है, और प्रोसेसेस से फेमिलियर होते हैं। उन्हें पहले से ही पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, उसकी क्या वैल्यूज है, जिनसे उन्हें ऑन बोर्डिंग में ज्यादा टाइम की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है, क्योंकि मतलब कि उन्हें हमें एडिशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ के साथ अगर हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही प्रमोट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसका जो मोरल है, मोटिवेशन है वो इंक्रीज होता है, जिससे अल्टीमेटली उनका जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब के प्रति जो कमिटमेंट है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस मिलते हैं अगर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है वो करते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। डैश द स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑटोमेट एंड स्ट्रीमलाइन द process of calculating and managing employees salaries, benefits and reductions and related financial transactions, ठीक है। ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या फिर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, या फिर पे रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, पे रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पे रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर हम बेसिकली एम्प्लॉयज की सैलरीज को कैलकुलेट करना, ठीक है, जो भी डिडक्शंस है उनको कर पाना, ये सारे काम जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से जो है वो कर पाते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारा काफी टाइम जो है वो बच जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी पे रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पे रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स। तो यहाँ पर क्या क्या फंक्शंस होते हैं पे रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के। पहले देखो डाटा इनपुट, ठीक है। तो ये जो पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली एम्प्लॉय से रिलेटेड डाटा, जैसे कि सैलरी इन्फॉर्मेशन, टैक्स डिटेल्स, बेनिफिट्स डाटा जो हम एडिशनली प्रोवाइड करें एम्प्लॉयज को, उनको कलेक्ट और स्टोर करने का काम करता है। बिल्कुल ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। उसके बाद कैलकुलेशन का काम। तो जो पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली यहाँ पर जो सैलरीज होती है उनको कैलकुलेट करता है, जो टैक्सेस होते हैं, जो भी डिडक्शंस होती हैं, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, जैसे कि ईपीएफ हो गया, उन सभी को जो है कैलकुलेट करने का जो है वो काम करता है। साथ ही साथ जो सैलरीज वगैरह होती हैं, है ना, उनको डायरेक्टली जो है एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि डिपॉजिट जो है वो करवा दिया जाता है इस सॉफ्टवेयर के द्वारा। साथ के साथ रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर पेरोल की ट्रांजेक्शन होती हैं, जो भी एम्प्लॉय पेमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके एक हिस्ट्री को भी जो है मेंटेन करके रखता है पेरोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली यहाँ पर परफॉर्म करता है पे रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्लियर है आपको यहां तक? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। डैश द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन और सूट ऑफ टूल्स designed to manage and automate various HR task processes within the organization. It serves as a central repository for HR related data and allow HR professionals to streamline their tasks, enhance efficiency and make informed decision regarding the workforce management, ठीक है। तो देखो एक ऐसा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन या फिर टूल्स का कलेक्शन जिसकी हेल्प से
जितने भी यहाँ पर एचआर टास्क होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं और कई सारे एचआर टास्क को ऑटोमेटिक भी जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, और ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी होता है जहां पर एचआर से रिलेटेड सारा का सारा जो डाटा होता है वो हम कलेक्ट करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, जिससे जो एचआर प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने टास्क को एफिशिएंसी के साथ कर पाते हैं और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग भी जो है वो कर पाते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, ये जो सूट ऑफ टूल्स है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर नन ऑफ द। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? पहले देखो, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग, पेरोल मैनेजमेंट, या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इसमें से कौन से फंक्शंस हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं? फटाफट से बता दें इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। पहले देखो क्या है, एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना भी डाटा होता है, जैसे कि उसके पर्सनल डिटेल्स हो गई, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, जो यहाँ पर वो जॉब परफॉर्म कर रहा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डाटा हो गया, इन सभी को कलेक्ट करके मैनेज करने का काम करता है। साथ ही साथ रिक्रूटमेंट और ऑन बोर्डिंग से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनको भी परफॉर्म करता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट के लिए जॉब पोस्टिंग करना, जो एप्लीकेशंस है उनकी स्क्रीनिंग करना। ठीक है, उसके बाद जब एम्प्लॉयज आते हैं तो उनके ऑन बोर्डिंग में हेल्प करना। तो ये सारा काम जो है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम करता है। उसके बाद पेरोल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम है, सैलरी को कैलकुलेट करना, जो बेनिफिट अदर बेनिफिट्स हैं उनको यहाँ पर कैलकुलेट करना, ये सारे फंक्शन जो है आ जाते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमारे जो एम्प्लॉयज है उनके लिए स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना, फिर स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ जो है वो कंपेयर करना, जो भी डेविएशंस है उनको फाइंड आउट करना, ये सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश रेफर्स टू द टोटल अमाउंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स ऑन एम्प्लॉय इन अ ईयर इंक्लूडिंग बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो एक ऐसा जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एम्प्लॉय के अंदर ऊपर एक साल के अंदर जितना भी खर्च करती है, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉय कॉस्ट, कंपनसेशन पैकेज, कॉस्ट टू कंपनी, या फिर पे रोल एक्सपेंसेस। क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉस्ट टू कंपनी इज अ करेक्ट आंसर। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने यहाँ पर एक एम्प्लॉय हायर किया है जिसका नाम है एबीसी पर्सन। ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेड कंपनी एक साल के अंदर इसको जो है लगभग 10 लाख रुपए की सैलरी पे करती है। उसके अलावा 2 लाख रुपए के कुछ अदर अलाउंसेस, जैसे कि होम अलाउंस हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, वो जो है वो प्रोवाइड करती है। 2 लाख रुपए के यहाँ पे जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करती है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और टोटल जो खर्चा हो जाता है एम्प्लॉय के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो 14 लाख रुपए का होता है। तो ये जो 14 लाख रुपए है ये यहाँ पर कॉस्ट टू कंपनी जो है वो कहलाएगी, जो कि ये वाली जो कंपनी है वो इस एम्प्लॉय के ऊपर जो है वो खर्च करे। तो ऑप्शन सी, कॉस्ट टू कंपनी, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, कॉस्ट टू कंपनी रिप्रेजेंट द टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद एम्प्लॉइंग अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट टू कंपनी इंक्लूड। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट टू कंपनी होता है उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला देखो क्या, बेसिक सैलरी, अलाउंस, परचेज, या फिर इंश्योरेंस। फटाफट से बता दें कि जो यहाँ पर कॉस्ट टू कंपनी होती है उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? फटाफट से बता दें, बेसिक सैलरी, अलाउंस, परचेज और इंश्योरेंस। क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बेसिक सैलरी, अलाउंस, परचेज और इंश्योरेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे कंपोनेंट होते हैं कॉस्ट टू कंपनी के। पहला आता है बेसिक सैलरी, जो एम्प्लॉयज को हम यहाँ पर देते हैं, मान के चलिए वो 10 लाख रुपए है। ठीक है, एक साल के अंदर। और उसके बाद है अलाउंस, जैसे कि ट्रैवल अलाउंस हो गया, होम अलाउंस हो गया, तो वो आपका हो गया 2 लाख रुपए। उसके बाद ना कुछ हम परकुजिस्ट भी देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के मान के चलिए एक एम्प्लॉय है। ठीक है, उसके पास उसके पास अपना घर नहीं है, तो उसको रहने के लिए कंपनी ने फ्री में एक अपार्टमेंट जो है वो दे दिया है
तो ये भी कंपनी ही पे कर रही है एम्प्लॉय को, ठीक है। तो ये जो अपार्टमेंट है वो एक तरह का परकुजिस्ट हो जाता है, जो कि कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉय को दे रही होती है। मान के चलिए उसकी कॉस्ट आ रही है 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद कुछ इंश्योरेंस है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, जो ताकि एम्प्लॉय को अगर कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट जो है मिल सके, तो उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 14 लाख रुपए। तो 14 लाख हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस्ट टू कंपनी बनेगा, और इसके ये सारे जो है वो कंपोनेंट होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कंपनसेशन स्ट्रक्चर इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया इज टिपिकली डिटरमाइंड थ्रू। देखो, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ऐसे बैंक्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। तो जो गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं उनके अंदर जो एम्प्लॉयज का कंपनसेशन स्ट्रक्चर होता है वो कैसे यहाँ पर डिटरमाइन होता है। पहले देखो, नेगोशिएशन बिटवीन द इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड द एम्प्लॉय यूनियंस, नेगोशिएशन बिटवीन द फेडरल बैंक्स कंसोर्टियम या फिर एम्प्लॉय यूनियंस, एंड नेगोशिएशन बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द एम्प्लॉय यूनियंस। तो क्या लग रहा है आपको, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वहां पर जो कंपनसेशन स्ट्रक्चर है वो कैसे डिटरमाइन होता है? फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए चैट बॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर बेसिक जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है और जो एम्प्लॉय यूनियंस है वो आपस में साथ में बैठते हैं और नेगोशिएशन करते हैं, और उससे जो है कंपनसेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन होता है, ठीक है। अब ये जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है वो बेसिकली जो बैंक की मैनेजमेंट है उसकी तरफ से बात करती है, और जो एम्प्लॉय यूनियन है वो जो एम्प्लॉयज है उनकी तरफ से जो है, यानी कि उनके बेनिफिट के लिए जो है वो बात करती है, और दोनों नेगोशिएट करते हैं और उसी से कंपनसेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन होता है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रेगुलेट द कंपनसेशन एंड सर्विस कंडीशन फॉर वर्कमैन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक। देखो, वर्कमैन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो कि नॉन ऑफिसर कैटेगरी में आता है, यानी कि ये कोई ऑफिसर जो है वो नहीं है। तो अगर कोई वर्कमैन है तो उसके लिए जो कंपनसेशन और सर्विस कंडीशन है उसको किस कौन कौन सी प्रोविजन के द्वारा जो है वो रेगुलेट किया जाता है। पहला देसाई अवार्ड और शास्त्री अवार्ड, या फिर ऑफिसर सर्विस रेगुलेशंस, या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर बता दें कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के वर्कमैन होते हैं उनकी जो कंपनसेशन और सर्विस कंडीशंस होती है उनको किसकी प्रोविजन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। देसाई अवार्ड, शास्त्री अवार्ड, ऑफिस देसाई अवार्ड एंड शास्त्री अवार्ड, ऑफिसर सर्विस रेगुलेशंस, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एनीबॉडी, एनी गेसेस, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, देसाई अवार्ड एंड शास्त्री अवार्ड। तो इसकी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही वर्कमैन की जो वर्किंग कंडीशंस है और जो कंपनसेशन स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद देखो, कंपनसेशन एंड सर्विस कंडीशन फॉर वर्कमैन पीएससीबी आर रेगुलेटेड बाय provisions like Desai Award and Shastri Award. These provisions are modified and updated through। देखो, ये जो हमारा कंपनसेशन है और जो सर्विस कंडीशन है, अगर हम वर्कमैन की बात करें तो वो उसको रेगुलेट कौन करता है, देसाई अवार्ड और शास्त्री अवार्ड, ठीक है। तो अगर हमें ये जो प्रोविजंस है सर्विस कंडीशंस की और कंपनसेशन कंडीशंस की, उसमें अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो, अपडेशन करनी है, तो वो किसके थ्रू होती है, गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू, बाय पार्टी सेटलमेंट के थ्रू, या फिर आरबीआई डायरेक्टिव्स के थ्रू, या फिर बोर्ड रेगुलेशन के थ्रू। तो फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ये जो हमारी कंपनसेशन और सर्विस कंडीशन थी, अगर हमें इसकी प्रोविजंस में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करनी हो, अपडेशन करनी है, तो वो किसके थ्रू होती है, गवर्नमेंट ऑर्डर, बाय पार्टी सेटलमेंट्स, आरबीआई डायरेक्टिव्स, या फिर बोर्ड रेजुलेशन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, एनीबॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाई पार्टी सेटलमेंट इज द करेक्ट आंसर। ये जो सेटलमेंट होता है वो बेसिकली बैंक की मैनेजमेंट और एम्प्लॉय यूनियन के बीच में होता है, और इसी के थ्रू हम प्रोविजंस में मॉडिफिकेशन और अपडेशन जो है वो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डॉक्यूमेंट सेट द फ्रेमवर्क फॉर कंपनसेशन एंड सर्विस कंडीशन फॉर पीएसबी ऑफिसर स्टाफ। तो ऑफिसर स्टाफ के लिए कौन सा फ्रेमवर्क यहाँ पर कंपनसेशन और सर्विस कंडीशन को सेट करता है। पहला देसाई अबाउट द ऑफिसर सर्विस रेगुलेशंस, या फिर बाय पार्टी सेटलमेंट एग्रीमेंट्स, या फिर मार्केट कॉम्पिटिटिव नेस रिपोर्ट। तो क्या लग रहा है, ऑफिसर के लिए ये जो हमारा कंपनसेशन स्ट्रक्चर होता है, जो सर्विस कंडीशन होता है, उसे कौन सेट करता है और रेगुलेट करता है, ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन, देसाई अवार्ड, बाई पार्टी सेटलमेंट्स एग्रीमेंट्स, या फिर मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, द ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स यूजिंग वेरियस मेथड्स एंड मीडियम्स। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पर इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स के बीच में आपस में किसी भी इंफॉर्मेशन, आइडिया और थॉट को एक्सचेंज किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन या फिर डिसीजन मेकिंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन या फिर डिसीजन मेकिंग, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के मान लीजिए एक ए पर्सन था और यहाँ पर एक बी पर्सन था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ए पर्सन के दिमाग में एक आइडिया आया, बिजनेस आइडिया आया, ठीक है, और इस बिजनेस आइडिया को ए ने जो है वो बी को बता दिया, यानी कि शेयर कर दिया। तो इनके बीच में क्या हुई है? इनके बीच में बेसिकली यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एग्जांपल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो ये जो हमारी, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब यहाँ पर कंपनी के जो ऑफिशियल चैनल्स है कम्युनिकेशन के, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है तो वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलिए कंपनी ने यहाँ पर एक ईमेल भेजा है अपने एम्प्लॉयज को, या फिर एम्प्लॉयज ने आपस में ईमेल के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन की है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो कहलाता है। तो इसमें से कौन सा हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा? पहला वाटर कूलर चैट्स, कैजुअल कन्वर्सेशन या फिर शेड्यूल्ड मीटिंग। तो फटाफट से बता दीजिए इसमें से कौन सा हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन की एग्जांपल को रिप्रेजेंट कर रहा है? फटाफट से बता दीजिए, वाटर कूलर चैट्स, कैजुअल कन्वर्सेशन, शेड्यूल्ड मीटिंग्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शेड्यूल्ड मीटिंग इज द करेक्ट आंसर। शेड्यूल्ड मीटिंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑफिशियल चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन जो है वो होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि अगर अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि दो एम्प्लॉयज आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, गॉसिप कर रहे हैं, या फिर जब वो पानी पीने जा रहे हैं तो वो क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो है वो हिस्सा होता है। तो इसमें से कौन सा यहाँ पर बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को? पहला, ऑफिशियल ईमेल्स सेंड टू द एम्प्लॉयज। तो क्या ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। शेड्यूल्ड मीटिंग्स विद डिपार्टमेंट हेड। ठीक है, तो यहाँ पर शेड्यूल्ड मीटिंग्स के डिपार्टमेंट हेड्स के साथ, तो क्या ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं, ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन है। वाटर कूलर चैट्स एंड कैजुअल कन्वर्सेशन, ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद मेमो शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो ये भी आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की टू लोअर लेवल्स। इट इंक्लूड्स द डिससेमिनेशन ऑफ कंपनी गोल्स, पॉलिसीज एंड डायरेक्टर। ठीक है, तो एक ऐसी यहाँ पर कम्युनिकेशन जहां पर जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ है। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलिए कि कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट वालों हैं उन्होंने कंपनी के लिए कुछ गोल्स, पॉलिसीज बनाई हैं, कुछ यहाँ पर डायरेक्टिव इशू किए हैं। तो उन सभी गोल्स, पॉलिसी और डायरेक्शन के बारे में टॉप मैनेजमेंट जो है वो लोअर मैनेजमेंट को बता रही है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो है वो जा रहा है। तो ये आपका कौन सी कम्युनिकेशन कहलाएगी? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या फिर नन ऑफ द। तो क्या लग रहा है आपको? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका कौन सा कम्युनिकेशन है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या फिर नन ऑफ द। तो ये आपका कहलाएगा यहाँ पर ऑप्शन है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रही है वो ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है। उसके बाद एक अपवर्ड कम्युनिकेशन भी होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन बिल्कुल ऑपोजिट होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ होता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए अगर कोई पॉलिसी बनाई है टॉप मैनेजमेंट ने, तो जो इंप्लॉयज हैं वो उस पॉलिसी के बारे में एक फीडबैक जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर उस इन्फॉर्मेशन को दे रहा है हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है उनको। तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉय जो कि लोअर लेवल पे काम करते हैं वहां से जो है इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है टॉप मैनेजमेंट की तरफ। तो ये आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि एक ही लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके जो मैनेजर्स हैं वो एक ही लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि उनका जो लेवल है, पोजीशन है वो सेम है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है
वो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो कहलाता है। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, employees sharing their ideas, concerns, suggestions in a regular team meetings and having their team leader or manager relay this information to higher level management. This is an example of which communication। देखो, जो employees हैं वो बेसिकली अपने जो आइडियाज है, कंसर्न है, सजेशंस है, वो रेगुलर टीम मीटिंग्स के अंदर जो लीडर है उनके, जो मैनेजर्स है उनको दे रहे हैं, और वो जो लीडर और मैनेजर है उस इंफॉर्मेशन को हायर लेवल मैनेजमेंट की तरफ जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। तो ये किस कम्युनिकेशन की एग्जांपल है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की, अपवर्ड कम्युनिकेशन की, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या लग रहा है आपको, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये किसकी एग्जांपल है, कौन सी कम्युनिकेशन की है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, या फिर नन ऑफ द अबव? तो ये आपकी एग्जांपल है ऑप्शन बी, अपवर्ड कम्युनिकेशन इज अ करेक्ट आंसर। अपवर्ड कम्युनिकेशन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द वन वे कम्युनिकेशन। अब ये वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, वन वे कम्युनिकेशन के अंदर जो पर्सन यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ठीक है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देकर चला जाता है, यानी कि वो रिसीवर से कोई भी फीडबैक जो है वो नहीं लेना चाहता है। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलिए, कंपनी ने एक यहाँ पर गोल बनाया, ठीक है, और कंपनी ने, जो कंपनी का जो मैनेजर है, उसने इस गोल को सिंपली जो है कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनको यहाँ पर बता दिया है कि आपको इन गोल्स को जो है वो अचीव करना है, और जो मैनेजर है वो किसी भी तरह का फीडबैक या फिर सजेशन एम्प्लॉय से नहीं ले रहा है। ठीक है, सिर्फ उसने कम्युनिकेट करके चला गया। तो ये आपका वन वे कम्युनिकेशन जो है वो कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के, अगर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं, तो वो सिर्फ अपनी बात कहकर चले जाते हैं, वो हमारी बात यहाँ पर नहीं सुनते हैं। ठीक है, ना ही जनता यहाँ पर कुछ बोल रही होती है स्पीच के अंदर। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वन वे कम्युनिकेशन जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वन वे कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड है? पहले देखो, इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विदाउट द एक्सपेक्टेशन टू रिस्पॉन्स और फीडबैक। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाती है और बिना एक्सपेक्ट किए कि कोई फीडबैक हमें चाहिए। इट इज ऑफन यूज्ड बाय द सेंडर वांट्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, अनाउंसमेंट टू द रिसिपिएंट। बिल्कुल ठीक है। इसका यूज तभी किया जाता है अगर यहाँ पर जो हमारा सेंडर वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को कन्वे करना चाहता है रिसिपिएंट को। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है रिलेटेड है। पब्लिक स्पीचेस, लेक्चर्स, अनाउंसमेंट, प्रेस रिलीजेस, एडवर्टाइजमेंट, ये कुछ एग्जांपल्स है हमारी वन वे कम्युनिकेशन के। तो ये सभी यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है वो वन वे कम्युनिकेशन के साथ जो है रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर एग्जांपल होता है टू वे कम्युनिकेशन का? टू वे कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि दोनों पार्टीज बात कर रही होती है, यानी कि एक पर्सन जब अपनी बात कही तो दूसरा पर्सन भी अपनी बात जो है वो कहता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, दो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में बात करें किसी प्रोजेक्ट को लेकर। पहले एम्प्लॉय ए ने बोला कि मेरा ये सजेशन है, इस प्रोजेक्ट को हम इस तरीके से करते हैं। उसके बाद वो सामने वाले पर्सन से पूछ भी रहा है कि आपकी क्या राय है, और सामने वाले पर्सन यहाँ पर प्रॉपर फीडबैक दे रहा है। तो वो आपका टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन सा टू वे कम्युनिकेशन का एग्जांपल है? पहला, रीडिंग अ कंपनीज न्यूज लेटर, वॉचिंग अ ट्रेनिंग वीडियो, ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू कलीग्स, या फिर लिसनिंग टू पब्लिक अनाउंसमेंट। तो इसमें से कौन सी हमारी एग्जांपल है टू वे कम्युनिकेशन की? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, इसमें से हमारी कौन सी एग्जांपल है टू वे कम्युनिकेशन की? फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एक कन्वर्सेशन बिटवीन टू कलीग्स। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम एक यहाँ पर मॉडल डिस्कस करेंगे जो कि कम्युनिकेशन के ऊपर बेस है। तो इस मॉडल का नाम है शैनन और वेबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इन द शैनन एंड वेबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फैक्टर दैट अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स जो कि यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसे फैक्टर्स को क्या नाम दिया गया है इस मॉडल के अंदर? पहला, मैसेज, नॉइस, मीडियम, चैनल। क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, नॉइस इज द करेक्ट आंसर। नॉइस ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर पूरी की पूरी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उनको डिस्टर्ब जो है वो करने की शक्ति जो है वो रखते हैं। ठीक है, पावर रखते हैं। अगर हम इस मॉडल के कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेंडर, जो कि यहाँ पर मैसेज को सेंड करता है। उसके बाद आता है एनकोडर। एनकोडर का काम क्या होता है कि जो भी मैसेज है उसको एक ऐसी फॉर्म में चेंज किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, ताकि हम उसको ट्रांसमिट कर सके, यानी कि रिसीवर के पास सेंड कर सके। जैसे कि मान के चलिए हमारा जो मैनेजर है, ठीक है, उसने एक यहाँ पर वर्बल चीज जो है वो बता दी,
जैसे मान के चलिए कोई स्टेटमेंट थी वो उसने वर्बली जो है वो बोल दी, उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो सेक्रेटरी थी उसने क्या किया, उसको जो वर्बल कम्युनिकेशन थी उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ताकि टेक्स्ट के फॉर्मेट में उसे जो है वो सेंड किया जा सके जो भी हमारे मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, ठीक है। तो एनकोडर के अंदर बेसिकली जो मैसेज है उसको एक ऐसे फॉर्मेट कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसको आसानी से ट्रांसमिट जो है वो किया जा सके, जैसे कि स्पोकन वर्ड्स को हम रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। उसके बाद ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर वो डिवाइस होता है, मीडियम होता है जो कि एनकोडेड मैसेज को अपने पास कैरी करता है ताकि हम उसको कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू सेंड कर पाए। उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल फिजिकल या फिर टेक्निकल मीडियम होता है जिसके थ्रू मैसेज जो है वो ट्रेवल करता है। जैसे कि अगर हम रेडियो पे कम्युनिकेट करें तो एयर वेव्स हो गया, अगर वायर्ड कम्युनिकेशन है तो केबल्स हो गया, अगर डिजिटल डाटा है तो ऑप्टिक फाइबर्स हो गया, ये आपके कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। उसके बाद आता है रिसीवर, रिसीवर वो एंटिटी होती है जो कि ट्रांसमिटेड मैसेज को रिसीव करता है। और उसके बाद आता है डिकोडर, डिकोडर बेसिकली क्या करता है, उस रिसीव्ड मैसेज को इंटरप्रेट करता है और एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिसको आसानी से ह्यूमन जो है वो रीड कर पाए, क्या कर पाए, रीड जो है वो कर पाए। जैसे कि मान के चलिए कोई मैसेज था, उसको इनक्रिप्ट कर दिया गया था, कोड में चेंज कर दिया गया था, फिर उसको बाद में डीक्रिप्ट करके उसे फाइनली जो है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का क्या मतलब है, डेस्टिनेशन बेसिकली वो रिसिपिएंट है जिसको एक्चुअली में हम मैसेज जो है वो भेजना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसने इंफॉर्मेशन दी मैनेजर को, मैनेजर ने उस इंफॉर्मेशन को दी एम्प्लॉय को, और वो इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय को ही देनी थी, वो फाइनल रिसिपिएंट था, तो वो आपका डेस्टिनेशन कहलाएगा। उसके बाद नॉइस, नॉइस क्या होता है, ये बेसिकली इंटरफेरेंस होता है, डिस्टोर्शन होता है, डिस्ट्रप्शन होते हैं जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं इस मॉडल के। तो आई होप आपको ये मॉडल और थ्योरी जो कम्युनिकेशन की है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता देगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है, ठीक है। और ऐसे ही हमारी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो सीरीज है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी। हमारे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है हर रोज एक इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे अपलोड होती रहेगी, तो आप उसको देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, ठीक है। तो आपने रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को ज्वाइन करना है ताकि आप अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो प्रिपरेशन है वो कर सको, चाहे आपका आईटी एंड डीबी है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, चाहे सेंट्रल बैंक है, चाहे रूरल बैंकिंग है, तो उसकी रेगुलर बेसिस पे जो क्लासेस हैं वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज हम यहाँ पर सेशन को ओवर कर देते हैं। तो फटाफट से मुझे बता दें कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं। ऑल इज क्लियर। तो ये हमारा था मॉड्यूल बी। ऐसे ही हम एचआरएम के और क्लासेस यहाँ पर लेकर आएंगे जहां पर हम बाकी जो मॉड्यूल्स हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। और हमारे कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आप सिस्टमेटिक वे में इलेक्टिव सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है, यानी कि जो एचएम की प्रिपरेशन है वो करना चाहते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।